Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question from the chemistry book by Azim Academy. And today we are going to discuss exercise question number 9. And इसके सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट क्या है? The boiling point and the molar masses of the hydrides of some first row elements are tabulated below. इनमें सबसे पहले सब्सटेंसेस के नेम हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन है और फिर उनके मोलर मैसेज मेंशन है. इन सबको सामने रख के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सजेस्ट रीजंस फॉर द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन टर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम. अगर आप इस टेबल को देखें तो इस वक्त मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 109 है, और जबकि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की तो वो 240 है, और अगर बात करते हैं वाटर की तो सबसे ज़्यादा है 373. अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ मीथेन की, तो मीथेन एक नॉन पोलर गैस है और इसके अंदर जो फोर्सेज हैं वो वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वाटर की और अमोनिया की, तो वाटर एंड अमोनिया दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द टर्म सैचुरेटेड वेपर प्रेशर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर प्रेजेंट and 1 cubic decimeter of water, 1 cubic decimeter of ethanol, 50 cubic centimeter of the water, 50 cubic centimeter of the ethanol and 50 cubic centimeter of the ether. तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर को देख लेते हैं. सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड व्हेन इट्स वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. जब हमारे पास मैक्सिमम सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वेपर्स इक्विलिब्रियम में हों लिक्विड के साथ, तो उस टाइम जो प्रेशर है उसको हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं. अगर हम इसके वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की बात करें तो वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा हमारे पास फोर्सेस होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेपर प्रेशर भी होगा, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो हमारे पास ये फोर्सेस पर डिपेंड तो करता है, लेकिन इसका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, इनवर्स है. जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतने सब्सटेंसेस के वेपर्स में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे. तो अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर के अंदर जो फोर्सेस हैं वो वीक डाइपोल फोर्सेस हैं, और क्योंकि वीक बॉन्डिंग मौजूद है तो ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एथानॉल की, जो कि एक अल्कोहल है, अल्कोहल में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निस्बतन स्ट्रॉन्गर है. तो हम कह सकते हैं कि इनके वेपर्स ईथर की निस्बतन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन वो पानी की निस्बतन अभी भी इनके वेपर्स की तादाद कम है. नेक्स्ट हमारे पास है वाटर. वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मौजूद है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एथानॉल. यानी अगर एथानॉल में 1 टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है तो इसमें आप समझ लें तकरीबन 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप है. तो इसमें यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स होने की वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे. उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. अ वोलेटाइल लिक्विड स्टैंडिंग इन अ बीकर evaporates. The temperature of the liquid remains the same as that of its surrounding. If the same liquid is allowed to vaporize into the atmosphere which is insulated, its temperature falls below that of its surrounding. Explain the behavior. अगर मैं बात करती हूँ एक क्लोज कंटेनर की, तो यानी एक बीकर है और वो इंसुलेटेड है, उसमें भी मैंने लिक्विड रखा, मैंने हीट दी, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल इस गैप करके सराउंडिंग में चले गए. लेकिन अब वहाँ पे सराउंडिंग में चूँकि सिस्टम ओपन नहीं है तो वो वेपर वहाँ से मूव आउट नहीं कर पाए, और वो वहाँ से अब जो सराउंडिंग से हीट लिक्विड में एब्जॉर्ब हो रही थी वो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. इसलिए इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंस ऑब्जर्व होगा. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस मुख्तलिफ तरह पे जगह पे मांगे हुए हैं, लाइक डीएनए में, पेंट्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, आइस के अंदर, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इम्पैक्ट है, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, इसके यूजेस. इट वाज आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं. इनमें से सबसे पहला पार्ट है एवापोरेशन काजेस कूलिंग. इसको जस्टिफाई करें. मैक्सिमम में रीजंस तकरीबन सेम होगी. बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो सरफेस से स्कैप आउट करेंगे.
जैसे ही वो सरफेस से स्कैप आउट करेंगे तो पीछे जो सिस्टम है वो कूल डाउन हो जाएगा और सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी फॉल कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि एवापोरेशन काजेस कूलिंग। सेकेंड हमारे पास है बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। अगर हम देखें तो एवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है और ये तकरीबन सारे ही टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहता है। जब थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो थोड़ी एवापोरेशन होगी, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा आपके पास एवापोरेशन हो जाएगी। आप हीट देते जाएं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो बढ़ती जाएगी। आप मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और एवापोरेशन का प्रोसेस जो है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवापोरेशन का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, यानी आपने अगर किसी चीज़ को हीट करना है तो आपको लगातार हीट देनी पड़ती है। इसकी वजह यह है heat energy supplied is consumed by the increasing kinetic energy of the molecule. This also increase the rate of evaporation. In simple words ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करें, हीट सप्लाई करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से एवापोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एंड रेट ऑफ एवापोरेशन जो है दोनों इंक्रीज करते जाते हैं टिल अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक के वो लिक्विड बॉयल ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अर्दनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। अर्दनवेयर के अंदर पोर्स होते हैं, वाटर वहाँ से एवापोरेट करेगा इन पोर्स से, जिसकी वजह से कूलिंग होगी। ड्यूरिंग एवापोरेशन एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द नेबर टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हमने कूलिंग का प्रोसेस कह रहे हैं कि हो रहा है तो उस दौरान क्या होगा, जो उस कंटेनर के अंदर या अर्दनवेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करते हैं, अपने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करवाते हैं और वहाँ से स्कैप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सिस्टम का टेम्परेचर फॉल कर जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर द बाथ। उसमें वजह यही है कि जब आप शावर लेने के बाद फैन के नीचे बैठते हैं तो जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी से स्कैप आउट होंगे, यानी एवापोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल आउट कर जाएगा, क्योंकि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल तो जा चुके हैं। तो पीछे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर आपको ठंड जो है वो महसूस होगी। उसके बाद है जी, अगर हम इसको बुक से प्रॉपरली रीड आउट करें तो हमारे पास जो 6 पॉइंट है इसमें क्या है, इफ वी पुट सम लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर। अगर आप एक लिक्विड को क्लोज कंटेनर के अंदर रख रहे हैं तो उसकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वेपर्स लिक्विड के जो है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और ऊपर वो वेपर्स इकट्ठे होते रहेंगे। एज दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, चूंकि कंटेनर बंद है, इनक्लोज्ड है, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। बिकॉज द मॉलिक्यूल इन द वेपर स्टेट और ऑल्सो इन द मोशन सम ऑफ देम स्ट्राइक बैक एट द सर्फेस, दिस कंडीशन इज कंडेंसेशन ऑल्सो स्टार्ट। तो क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो वेपर्स हैं वो वहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाए क्योंकि कंटेनर बंद है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस बैक होंगे मोशंस की वजह से और दोबारा से कंडेंसेशन की वजह से वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका 7 पार्ट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज डिफरेंट एट द मरीन हिल्स एंड द माउंट एवरेस्ट। इसको हम चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मरीन हिल्स पे टेम्परेचर जो होता है प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है, और हम अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें या हम मरीन हिल्स की बात करें तो मरीन हिल्स पे प्रेशर जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल, अगर फॉर एग्जांपल 700 है तो हमारे पास जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 98 डिग्री पे होता है। लेकिन हम जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर मजीद कम होकर 323 पे चला जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होकर 69 पे चला जाता है। और अगर इसी तरह हम बात करते हैं अगले पार्ट की, वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ अ सेंसिटिव लिक्विड। इसमें हमने बात की थी ग्लिसरीन की कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनका डिकम्पोजिंग टेम्परेचर एंड बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होता है, यानी 290 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है। मैं जब इतनी हीट सप्लाई करती हूँ कि वो बॉयल हो जाए, लेकिन जैसे ही वो 290 पे आता है तो वो बजाय बॉयल होने के वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डिकम्पोजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होता है उन केसेस में हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके कम कर देते हैं, जिससे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके 50 टॉर पे लेके आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो पहले हमारे पास तकरीबन हमारे पास 290 था वो कम होके 210 के डिग्री तक जो है वो फॉल कर जाता है। इसके साथ 9th पार्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में आपने लिक्विड से वेपर्स में जाना है, जबकि सब्लिमेशन में आपने सॉलिड से वेपर में जाना है। सॉलिड से वेपर में जाने के 2 स्टेप्स हैं, यानी सॉलिड से पहले लिक्विड और फिर लिक्विड से वेपर। लेकिन वेपराइजेशन में लिक्विड से डायरेक्ट आप किस में जाते हैं, वेपर में जाते हैं। तो जो सब्लिमेशन है उसमें 1 स्टेप है, सब्लिमेशन में 2 स्टेप्स हैं, लेकिन वेपराइजेशन में 1 स्टेप है। और जो सब्लिमेशन है चूँकि वहाँ सॉलिड है, सॉलिड में बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि दूसरे केस में लिक्विड है, लिक्विड में बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू सॉलिड कम है। तो इसलिए हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा ज़्यादा होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन के निस्बतन।
लास्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी हाई। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन ज़्यादा क्यों होती है? अमंग द हेलोजेंस हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन हायर, क्योंकि आयोडीन में हम भी पढ़ चुके थे कि इसमें साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम डाउनवर्ड जैसे ही मूव करते हैं साइज भी इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज। तो इसमें बाकियों की निस्बतन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बाकियों के निस्बतन ज़्यादा है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।